हेलो नमस्कार दोस्तों। आज बिहार डीएलएड 2026 के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट 4 और प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आए हैं। आज 2 सेट हम करवाएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वीवीआई है। तो आज का क्लास बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि इससे पहले हम सेट 1 2 3 करवा चुके हैं। तो आज हम सेट 4 और 5 लेकर आए हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और जो लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए अभी तक, क्योंकि टारगेट है सरकारी कॉलेज हासिल करने की। तो आप लोग अपना प्यार सपोर्ट दिखाते रहिए ताकि हम और ये मेरा भी मनोबल बनता रहे और अच्छे अच्छे वीडियो हम बनाते रहें। तो हम बिना टाइम गवाए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कह रहा है सेट नंबर 4 से। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ए नंबर ऑप्शन है 1, बी नंबर ऑप्शन है 2, सी नंबर ऑप्शन है 3 और डी नंबर ऑप्शन है 4। क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहा है कि किस दर्पण की उपयोग सामान्यतः वाहनों के पक्ष दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है, यानी साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर आप लोग को देना है। साइड मिरर के रूप में किया जाता है किसका? तो ए नंबर ऑप्शन है समतल दर्पण, बी नंबर ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी नंबर ऑप्शन है आपको उत्तल दर्पण और डी नंबर ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ए नंबर ऑप्शन है कॉर्निया, बी नंबर ऑप्शन है परितारिका और सी नंबर ऑप्शन है पुतली और डी नंबर ऑप्शन है रेटिना या दृश्य पटल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, रेटिना या दृश्य पटल, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है तो घबराइएगा नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, रेटिना या दृश्य पटल। अगला सवाल कह रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। ए नंबर ऑप्शन है वाट, बी नंबर ऑप्शन है वोल्ट, सी नंबर ऑप्शन है ओम और डी नंबर ऑप्शन है एम्पियर। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है आपको पता ही होगा। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपका होता है एम्पियर, ठीक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर का सवाल करें 1 जूल का मान कितना होता है। 1 जूल का मान कितना होता है। ए नंबर ऑप्शन है 0.24 कैलोरी, बी नंबर ऑप्शन है 4.18 कैलोरी और सी नंबर में है 0.42 कैलोरी और डी नंबर ऑप्शन है 2.84 कैलोरी। तो 1 जूल का मान जो होता है वो होता है आपको लगभग 0.04 होता है, लेकिन जबकि 1 कैलोरी का मान होता है 4.18 जूल, ठीक, 18 जूल। यानी 1 कैलोरी में होता है 4.8 जूल, 4.18, लेकिन यहाँ पर 1 जूल पूछा गया तो 1 जूल में 0.24 कैलोरी होता है, ठीक है। 0.24 कैलोरी होता है। वही पूछेगा कि 1 कैलोरी में कितना जूल होगा, तो 1 कैलोरी में 4.18 जूल हो जाएगा और 1 जूल में कितना कैलोरी, तो 0.24 कैलोरी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है। तो लोहे की परमाणु संख्या ए नंबर ऑप्शन है 23, बी नंबर में 26, सी नंबर में 25 और डी नंबर में 24। तो लोहे की परमाणु संख्या कितनी है। तो लोहे की परमाणु संख्या ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा, 26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ठीक है। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन है 7, बी नंबर ऑप्शन है 9, सी नंबर ऑप्शन 18 और डी नंबर ऑप्शन है 15। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 18, ठीक है, 18 हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। ए नंबर ऑप्शन है 7 से कम, बी नंबर ऑप्शन है 7 से अधिक, सी नंबर में 7 के बराबर और डी नंबर में है 14, ठीक है। तो अम्लीय विलयन का मान कितना होता है। अम्ल अम्लीय विलयन अम्ल का पीएच मान कितना होता है ये पूछा गया है। तो 7 से कम अम्ल का पीएच मान हो जाएगा। 7 से अधिक किसका होगा, क्षार का। 7 से अधिक जिसका भी पीएच मान होगा वो क्षार का हो जाएगा और 7 के बराबर यानी 7 होगा तो वो हो जाएगा उदासीन। उदासीन का पीएच मान 7 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ए नंबर ऑप्शन है मैग्नीशियम, बी नंबर में है कैल्शियम, सी नंबर में है सोडियम और डी नंबर में है पोटेशियम। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है।
पोटेशियम। सबसे अभिक्रियाशील धातु यानी क्रियाशील धातु जो है वो पोटेशियम है, के है आपका। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है 11 नंबर कह रहा है, क्वेश्चन पूरा नहीं रहा है। 11 नंबर कह रहा है एथीन का सूत्र क्या होता है? एथीन का सूत्र क्या होता है? ठीक है, ए नंबर ऑप्शन है C2H6, बी नंबर में C2H4, सी नंबर में है C2H2 और डी नंबर में CH4। तो एथीन का सूत्र क्या होगा? कौन सा ऑप्शन होगा आपको बताना है। तो एथीन का जो सूत्र हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी C2H4 हो जाएगा। ठीक है, C2H4 इथीन का हो जाएगा और CH4 मीथेन का हो जाएगा। ठीक है, C2H2 किसका होगा ये बताना है, C2H6 किसका होगा ये आपको कमेंट में बताना है। अगला सवाल कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? ए नंबर ऑप्शन है क्लोरोफिल, बी नंबर में है कार्बन डाइऑक्साइड, सी नंबर में है सूरज का प्रकाश और डी नंबर में है इनमें से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो सभी प्रकाश, सूरज का प्रकाश भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है और क्लोरोफिल भी जरूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि पाइरूवेट पाइरूवेट विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है किसमें होती है? यही फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं एक बार। कह रहा है कि पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊर्जा देता है। यह भी किसकी क्रिया से होता है, यानी जल एवं ऊर्जा कब देता है, यानी किससे क्रिया करने पर जल एवं ऊर्जा देता है? तो ए नंबर ऑप्शन है कोशिका द्रव में, बी नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया में, सी नंबर में हरित लवक में और डी नंबर में है केंद्रक में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियम हो जाएगा, ये बात आपको याद रखना है। अगला सवाल कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं, पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं। ए नंबर ऑप्शन जल का वहन के लिए, बी नंबर भोजन के वहन के लिए, सी नंबर में अमीनो के अम्ल का वहन के लिए और अमीनो अम्ल का वहन के लिए और डी नंबर में है ऑक्सीजन का वहन के लिए। ठीक है, तो पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो पादप में जाइलम जो उत्तरदायी होता है वो होता है जल के वहन के लिए। ठीक है, जाइलम तो जल, याद रखिएगा जाइलम से जल। अगला सवाल है मानव में डायलिसिस थैली कहाँ है? मानव में डायलिसिस थैली कहाँ है? ए नंबर ऑप्शन है नेफ्रॉन, बी नंबर में है न्यूरॉन, सी नंबर में है माइटोकॉन्ड्रिया और डी नंबर में आपको इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मानव में डायलिसिस जो होती है वो कहाँ होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में डायलिसिस होती है, मानव के नेफ्रॉन में डायलिसिस की थैली है। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ए नंबर ऑप्शन है अमीबा, बी नंबर ऑप्शन है ईस्ट, सी नंबर में है मलेरिया और डी नंबर में है पैरामीशियम। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में। ईस्ट आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला 16 नंबर कह रहा है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है यानी कहाँ होता है? ए नंबर ऑप्शन है वृषण में, बी नंबर में गर्भाशय में, सी नंबर में अंडाशय में और डी नंबर मूत्राशय में। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, क्या आ जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृषण में। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ हो जाएगा? तो वृषण में हो जाएगा, आपका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। ए नंबर ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फियर में, बी नंबर एक्सोस्फियर में और सी नंबर में आइनोस्फियर में और डी नंबर में ट्रोपोस्फियर में। ठीक है, ट्रोपोस्फियर में। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत जो पाई जाती है वो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फियर में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि टिंडल प्रभाव से टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? ए नंबर ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, बी नंबर में प्रकाश का अपवर्तन, सी नंबर में प्रकाश का विक्षेपण और डी नंबर में प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट में एक गुड न्यूज भी मैं देने वाला हूँ। ठीक है, तो
लास्ट तक देखिए और गुड न्यूज़ आप सुनकर जाइएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अश्व शक्ति यानी एक एचपी बराबर कितना होता है। अश्व शक्ति कितना यानी एक शक्ति बराबर कितना हो जाएगा, कितना वाट, 746 वाट कि 736 वाट कि 767 वाट कि 756 वाट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 746 वाट। ठीक है, 746 वाट हो जाएगा। अगला है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। ए नंबर ऑप्शन है श्वेत, बी नंबर में पीला, सी नंबर में हरा और डी नंबर में काला। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो आपको देना है जवाब। तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो श्वेत होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका श्वेत हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा श्वेत। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन दीजिएगा। तो अब हम सेट 5 की ओर चलते हैं। सेट 4 खत्म हो चुका है। सेट 5 जाने से पहले जो लोग लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करने से किसी का कुछ घट नहीं जाता है बल्कि हम लोग का और मनोबल बनता है। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला सवाल कह रहा है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन है आपको समतल दर्पण, बी नंबर ऑप्शन है उत्तल दर्पण और सी नंबर में अवतल दर्पण, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला है श्वेत प्रकाश में रंग कितने रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। ए नंबर ऑप्शन है 5, बी नंबर में 6, सी नंबर में 7 और डी नंबर में 8। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। ठीक है, श्वेत प्रकाश में आपको जो रंग हो जाते हैं वो होते हैं 7। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन है एमीटर, बी नंबर में है वोल्टमीटर, सी नंबर में है गैल्वेनोमीटर और डी में नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। ठीक है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा वोल्टमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा वोल्टमीटर। अगला सवाल का प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का सही मात्रक क्या है, प्रतिरोध का सही मात्रक क्या है। ये ठीक है, ए नंबर ऑप्शन है जूल, बी नंबर में वाट और सी नंबर ऑप्शन है ओम और डी नंबर ऑप्शन है एम्पियर। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, तो वो ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा ओम। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन सा अर्धचालक है। सेमीकंडक्टर नहीं है। इनमें से कौन सा अर्धचालक नहीं है दिया हुआ है। ठीक है, अर्धचालक नहीं। ए नंबर ऑप्शन है सिलिकॉन, बी नंबर में जर्मेनियम, सी नंबर में पारा और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में कौन सा अर्धचालक नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पारा। निम्न में कौन अर्धचालक नहीं है, तो पारा अर्धचालक नहीं है। बाकी सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब एक अर्धचालक है यानी सेमीकंडक्टर है। अगला सवाल है कि लोहे पर जंग लगना कैसी अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना कैसी अभिक्रिया है। ए नंबर ऑप्शन है ऑक्सीकरण, बी नंबर में अपचयन, सी नंबर में विस्थापन और डी नंबर में द्विविस्थापन। ठीक है, द्विविस्थापन। तो लोहे पर जंग लगना कैसी अभिक्रिया है, आप लोग को आंसर बताना है कमेंट में। लोहे पर जंग लगने पर कैसी अभिक्रिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, लोहे पर जंग लगना कैसी अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण। आपका आंसर नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है। लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन है जीवाणु से, बी नंबर में लाइकेन से, सी नंबर में है कवक से और डी नंबर में है शैवाल से। तो लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आप लाइकेन से। ठीक है, लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है, तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ये बात आपको लोग को याद रखना है। अगला सवाल कह रहा है 8 नंबर इसका कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ए नंबर ऑप्शन है आपको 6, बी नंबर में 7 और सी नंबर में है 8 और डी नंबर में है 9। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है,
तो आप लोग को बताना है। तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला सवाल कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। ए नंबर ऑप्शन है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, बी नंबर CaOH का होल ट्वाइस, सी नंबर में है कैल्शियम यानी कार्बोनेट CaCO3 और CaHCO3 का होल ट्वाइस है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर तो उसको कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड, क्या हो जाएगा इसका आंसर कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, CaCO3 हो जाएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि सोने यानी गोल्ड की शुद्धता किससे मापी जाती है। यानी सोने की शुद्धता किससे मापी जाती है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आपको देना है, इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर ऑप्शन है करेंट, कि बी नंबर मीटर, कि सी नंबर किलोग्राम, कि डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो सोने की शुद्धता मापने की किससे मापी जाती है, कैरेट से मापी जाती है। सॉरी यहाँ करंट हम पढ़ लेते, कैरेट होगा, ठीक है, कैरेट से मापी जाती है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ए नंबर ऑप्शन है अग्नाशय, बी नंबर में है यकृत, सी नंबर में है लाइक एड्रिनल और डी नंबर में है थायराइड। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका हो जाएगा यकृत यानी लीवर। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, लीवर है यानी यकृत है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का थक्का जमने पर, ये रक्त का थक्का जमने पर कौन सा विटामिन सहायक होता है। रक्त का थक्का जमने पर कौन सा विटामिन सहायक होता है। ए नंबर ऑप्शन है विटामिन ए, बी नंबर ऑप्शन है विटामिन सी नंबर ऑप्शन है विटामिन डी और डी नंबर ऑप्शन है विटामिन के। तो रक्त का थक्का जमने पर कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो इसका आंसर आपको देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। रक्त का थक्का होने से कौन सा, जिसके शरीर में अगर विटामिन के नहीं होगा, अगर उससे कट फट जाए तो खून नहीं रुकेगा उसके शरीर से, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। विटामिन डी से हड्डी मजबूत होता है, ठीक है। अगला सवाल है कि कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहते हैं, ठीक है, कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहते हैं। सुसाइड बैग। ए नंबर ऑप्शन है राइबोसोम, बी नंबर ऑप्शन है लाइसोसोम, सी नंबर में है रिक्तिका और डी नंबर में है केंद्रक। तो आत्म थैला किसे कहा जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा। लाइसोसोम को आत्म की थैली भी कहा जाता है। अगला सवाल 14 नंबर कह रहा है कि मछली किस अंग से श्वसन करती है, यानी मछली किस अंग से श्वास लेती है। ए नंबर ऑप्शन है फेफड़े, बी नंबर में त्वचा, सी नंबर में है गिल्स और डी नंबर में है नाक। तो मछली किससे सांस लेता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गिल्स यानी गलफड़े से सांस लेता है, ठीक है, गलफड़े से यानी गलफड़ा से सांस लेता है, वो गिल्स से सांस लेता है मछली। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर रहेगा। अगला 15 नंबर सवाल कह रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ए नंबर ऑप्शन है स्कर्बी, बी नंबर में घेंगा और सी नंबर में एनीमिया, डी नंबर में रिकेट्स। तो आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, ये बात सबको पता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला 16 नंबर सवाल कह रहा है कि अनुवांशिकी का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन है डार्विन, बी नंबर में है लेमार्क, सी नंबर में है मेंडल और डी नंबर में है अरस्तु। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी मेंडल को। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो मेंडल को कहा जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है। ए नंबर ऑप्शन है 21%, बी नंबर में 0.03% और सी नंबर में 78%, डी नंबर में 0.9%। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 78% हो जाएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, तो 78% है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है 18 नंबर कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है।
विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ए नंबर ऑप्शन है टंगस्टन, बी नंबर में है सॉरी ए नंबर में तांबा, बी नंबर में है टंगस्टन, सी नंबर में नाइक्रोम और सी नंबर में शीशा, डी नंबर में। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में क्रिया में क्या बाहर निकलता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? ए नंबर ऑप्शन है हाइड्रोजन, बी नंबर ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी नंबर ऑप्शन है ऑक्सीजन और डी नंबर में है कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? तो वो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। लास्ट और आखिरी सवाल है, हृदय से रक्त को पूरे शरीर में पंप करने वाला अंग कौन है? यानी हृदय से रक्त को पूरे शरीर में पंप करने वाला अंग कौन सा है? ए नंबर ऑप्शन है फेफड़ा, बी नंबर में नीलय, सी नंबर में अलिंद और डी नंबर में इनमें से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको हो जाएगा नीलय। तो जो साथियों, जो लोग को आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, खास करके कुछ इसमें जो टॉप लिस्ट में आते हैं उसको भी दिया जाएगा खास करके। ठीक है, तो अगर आप लोग को नोट चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, आप उस पर मैसेज कीजिए कि सर पीडीएफ चाहिए, आप अपना नाम और अपना एड्रेस दे दीजिएगा, थोड़ा सी किस जिले से बिलोंग करते हैं, बस इतना दीजिएगा और आपको सारा नोट्स आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। अगर नोट्स चाहिए, और मैंने इससे पहले जो सिर्फ स्पेस वन लाइनर नोट्स लेकर आए थे, तो सारा वन लाइनर नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो आप लोग को टेंशन ले लेना है, तैयारी अच्छे से करना है। ठीक है, और आप लोग अपना सपोर्ट भी करते रहिए ताकि हम लोग अच्छे से अच्छा वीडियो बना सके। ठीक है, हमारे पास स्टाइलस पेन की कमी है, सही से स्टाइलस पेन नहीं है और मोबाइल से ही बनाते हैं, इतना हमारे पास तंगी है। तो आप लोग बस अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए ताकि हम आगे बढ़ते रहें। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक हमेशा देखा कीजिए। अरे ज़्यादा देर का नहीं होता है और टाइम भी ज़्यादा खराब नहीं, सीधे नॉलेज ही मिलेगा और सरकारी कॉलेज आपको पक्की होगी ही होगी। ठीक है, तो जो लोग लाइक नहीं किए अभी तक भी, अभी तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अच्छा, क्लास यहीं